हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2017 के प्रीलिम्स के इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस को डिस्कस करने वाले हैं। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि जब आप क्वेश्चन के नेचर को देखेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि इसमें जो फैक्चुअल नेचर के क्वेश्चंस हैं उसके अलावा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस के जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं उस पर भी क्वेश्चंस आधारित हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू दी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। भारत के पार्लियामेंट के संदर्भ में इन कथनों पर ध्यान दें। अ प्राइवेट मेंबर्स बिल इज अ बिल प्रेजेंटेड by a member of parliament who is not elected but only nominated by the president of India। ये एक आसान सा बेसिक सवाल है। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो पार्लियामेंट के लेजिस्लेटिव प्रोसेस के तहत अगर कोई मेंबर, प्राइवेट मेंबर्स बिल लेकर आता है तो वो प्राइवेट मेंबर का डेफिनेशन क्या है, यानी कौन प्राइवेट मेंबर हो सकता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है इज प्रेजेंटेड बाय अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु इज नॉट इलेक्टेड बट ओनली नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी इस स्टेटमेंट के हिसाब से जो प्राइवेट मेंबर्स की परिभाषा यहाँ पर डिफाइन की गई है वो ये है कि जो कि जनता के द्वारा नहीं चुने गए हैं बल्कि राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत की गए हैं, ऐसे व्यक्ति को प्राइवेट मेंबर कहा जाएगा। जबकि ये जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, इसलिए कि प्राइवेट मेंबर का जो डेफिनेशन है वो ये है कि अ मेंबर हु इज नॉट अ मिनिस्टर विल बी कॉल्ड एज अ प्राइवेट मेंबर एज पर एज प्रेजेंटेशन ऑफ बिल इन द पार्लियामेंट इज कंसर्न। यानी संसद के अंदर अगर मिनिस्टर्स बिल को प्रेजेंट करते हैं, बिल लेकर आते हैं, तो उसको हम गवर्नमेंट बिल कहते हैं। और मिनिस्टर के अलावा कोई भी व्यक्ति, कोई भी मेंबर पार्लियामेंट के अगर वो बिल लेकर आएंगे तो उनको हम पार्लियामेंट प्राइवेट मेंबर्स बिल कहेंगे। उसके अंदर जो इलेक्टेड मेंबर हैं वो होते हैं, या राज्यसभा के अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो भी क्या है, इस बिल को लेकर आ सकते हैं। इसलिए पहला स्टेटमेंट क्या है, ये गलत है। रिसेंटली अ प्राइवेट मेंबर्स बिल हैज बीन पास्ड इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन इट्स हिस्ट्री। जैसे ही इस तरीके के शब्द आए, फर्स्ट टाइम, ओनली, ये शब्द क्या है, कहीं ना कहीं इसके अंदर कुछ क्लू छुपा होता है। ये पहला इंस्टेंस नहीं था, इससे पहले भी कई दफ़ा प्राइवेट मेंबर्स ने बिल प्रेजेंट किए थे और कुछ बिल पास भी किए गए थे। तो इस पे ये स्टेटमेंट भी क्या है, गलत होगा। दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं, इसलिए आंसर होगा नीदर वन नॉर टू इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, वन ऑफ द इम्प्लीकेशंस ऑफ इक्वालिटी इन सोसाइटी इज द एब्सेंस ऑफ। यानी जो समाज में अगर समता होगी, इक्वालिटी होगी, तो उसका जो परिणाम होगा क्या होगा। ठीक है, वन ऑफ द इम्प्लीकेशन ऑफ इक्वालिटी इन सोसाइटी इज द एब्सेंस ऑफ। यानी ये जो चार ऑप्शंस हैं इनमें से किन चीज़ों का अभाव होगा। तो आपको ध्यान है होना चाहिए कि जो प्रिविलेजेस हैं, प्रिविलेज का मतलब क्या है, विशेषाधिकार, यानी सम पर्सन विल हैव मोर राइट्स देन दी अदर्स। तो हमारा संविधान इस चीज को रोकता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका करेक्ट आंसर ए होगा। वन ऑफ द इम्प्लीकेशन ऑफ द इक्वालिटी इन सोसाइटी इज द एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज। यानी समाज में समता के होने का वजह से क्या है, क्या होगा, वहां पे एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस होगा, यानी किसी भी कोई भी व्यक्ति विशेषाधिकार संपन्न नहीं होगा। आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक क्या है, राइट टू इक्वालिटी को डिफाइन किया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। राइट, सॉरी, 14 to 18
राइट टू इक्वालिटी को डिफाइन किया गया, जहाँ पे हर जगह पे क्या है जो विशेषाधिकार है उसको ख़त्म करने की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which principle among the following was added to the directive principles of state policy by 42nd amendment to the constitution? यानी इनमें से कौन सा ऐसा जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो 42वें संविधान संशोधन से डीपीएसपी के अंदर जोड़ा गया है। डीपीएसपी आपको पता है ये संविधान के पार्ट 4 में दिया गया एक इंस्ट्रक्शंस या एक डायरेक्टिव है गवर्नमेंट के लिए, जो कि उन्हें अपने पॉलिसी मेकिंग में क्या है इम्प्लीमेंट करना होता है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, ये पहले से थे। पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन्स इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्री, इनफैक्ट ये वाला जो ऑप्शन है इसको ही इंसर्ट किया गया है 42वें संविधान संशोधन से। इससे पहले जितने भी ऑप्शंस हैं वो पहले से क्या है मौजूद हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? राइट्स आर क्लेम्स ऑफ स्टेट अगेंस्ट द सिटीजन, यानी जो अधिकार हैं वो ऐसी चीज़ है जो कि राज्य अपने नागरिकों के ऊपर क्लेम करता है। ये स्टेटमेंट गलत है दोस्तों। राज्य लोगों से कोई अधिकार, लोगों के ऊपर कोई अधिकार क्लेम नहीं करता, बल्कि लोग राज्य से अधिकार क्लेम करते हैं। राइट्स आर प्रिविलेजेस विच आर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ स्टेट। राइट्स आर नॉट प्रिविलेजेस, दीज आर समथिंग विच इज गिवन टू पीपल by virtue of being a citizen of the state, यानी ये भी क्या है गलत है। राइट्स आर क्लेम्स ऑफ सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट, ये स्टेटमेंट सही है। राइट्स आर प्रिविलेजेस ऑफ ए फ्यू से, ये भी क्या है गलत है। तो इसका स्टेटमेंट क्या है सही? क्वेश्चन का आंसर होगा सी, राइट्स आर क्लेम्स ऑफ सिटीजन्स अगेंस्ट द स्टेट, यानी जो अधिकार हैं वो लोगों का राज्य के ऊपर क्या होता है एसर्ट करते हैं लोग अपने अधिकारों को राज्य से, इसीलिए उसे हम अधिकार कहते हैं। फिर क्वेश्चन है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड एज एन एक्सरसाइज इन, यानी जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? ये है दोस्तों डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, यानी जो लोकतंत्र है उसका विकेंद्रीकरण, यानी कि जो शासन व्यवस्था में लोगों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार गांव और नगर निगम या पंचायत के स्तर पर भी दिया गया है। ठीक है, इंडिया में पंचायती राज सिस्टम लागू होने के बाद कहा गया कि इंडिया में 3 टियर गवर्नेंस स्ट्रक्चर आ गया। पहला जो कि यूनियन के लेवल पे यूनियन ऑफ इंडिया है, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, और तीसरा क्या है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसे हम लोकल गवर्नमेंट या पंचायती राज भी कहते हैं। यहाँ पे लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं जो उनके ही समाज के आसपास के लोग होते हैं। तो ये क्या है लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण है, जहाँ पे कि जो लोग शासन व्यवस्था का हिस्सा है वो उनके आसपास रहते हैं। यानी यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटर है या जो एग्जीक्यूटिव है वो उनसे काफ़ी दूर नहीं है बल्कि बिल्कुल पास हैं। Consider the following statement with reference to the Constitution of India. The directive principle of state policy constitute limitation upon. अब यहाँ पे ये बताना है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो किसके ऊपर लिमिटेशन क्रिएट करता है ना? तो लेजिस्लेटिव फंक्शंस, यानी क्या ये कानून बनाने में किसी तरीके की बाधा उत्पन्न करता है? नहीं। आपको ध्यान होगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये क्या है? इट इज़ अ डायरेक्टिव, इट इज़ नॉट मैंडेटरी, राइट? यानी हमने पढ़ा है कि दिस इज़ नॉट एनफोर्सिएबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, राइट?
तो सरकार के लिए या लेजिस्लेचर के लिए कानून बनाना कोई बाध्यकारी नहीं है, और ये एग्जीक्यूटिव फंक्शन के लिए भी क्या है, बाध्यकारी नहीं है। गवर्नमेंट भी चाहे तो डीपीएसपी के जो डायरेक्टिव्स हैं उनके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूटिव एक्शन ले सकती है या नहीं भी ले सकती है, यानी इसके ऊपर कोई कंपल्सन नहीं है। इसलिए ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, गलत होंगे। इसका आंसर है डी, यानी नीदर वन नॉर टू। लेकिन एक चीज़ ध्यान रहे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल भले ही बाध्यकारी ना हो, लेकिन सरकारें इसको इम्प्लीमेंट करती हैं, क्योंकि अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो जनता के जो न्यायालय हैं, जनता की जो अदालत है, वहाँ पे उनको ट्रायल फेस करना पड़ता है। इसलिए ज़्यादातर सरकारें क्या है, डीपीएसपी के प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड करती हैं और उनके जो प्रोविजंस हैं उनको लागू करती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज? कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंसर्ट किया गया है। अब यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इंडियन सिटीजन के संदर्भ में जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो सही है। A legislative process has been provided to enforce these duties. क्या कोई ऐसा कानूनी प्रक्रिया दर्शाया गया है, यानी ऐसा विधायी प्रक्रिया दर्शाई गई है जिसके तहत कि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कानून बनाया जा सकता है? ऐसा कोई कानून नहीं बनाया गया है, ना ही इस तरीके का कोई प्रोविजन है। दे आर को रिलेटेड टू लीगल ड्यूटीज़, ये स्टेटमेंट भी सही नहीं है। इसका मतलब दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं और इसका आंसर आएगा नीदर वन नॉर टू। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट एम्बॉडीड इन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत के संविधान के प्रीएम्बल में, उद्देशिका में, इनमें से किस लक्ष्य को स्पष्ट नहीं किया गया है? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन एंड बिलीव, ये तीनों वर्ड संविधान के प्रीएम्बल में हैं। इकोनॉमिक लिबर्टी ये मिसिंग है, ये क्या है, वहाँ पे मेंशन नहीं है। इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा बी होगा। डेमोक्रेसीज सुपीरियर वैल्यू लाइज इन द फैक्ट दैट इट कॉल्स इनटू एक्टिविटी, यानी लोकतंत्र के जो सुपीरियर वैल्यूज हैं या जो वर्च्यूज हैं, गुण हैं, वो किस बात को इंगित करता है, क्या दर्शाता है? इसका आंसर है दोस्तों द इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन। आपको समझना ये है कि डेमोक्रेसी में क्या है, इसका जो कोर प्रिंसिपल है, वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू। हर व्यक्ति को अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए जो नागरिक हैं उनको एक वोट दिया गया और सबके वोट की वैल्यू बराबर है, यानी लोगों का जो कॉमन इंटेलिजेंस और जजमेंट है सामान्य व्यक्ति का, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, ठीक है, उस पर ये रिलाई करता है कि लोग जिनको अपना प्रतिनिधि चुनेंगे, ठीक है, वो लोग वास्तव में उनके हितों को सुरक्षित और संरक्षित रखेंगे, और यही इसका आंसर है, द इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन। The main advantage of parliamentary form of democracy is that the executive and legislature work independently. अब ये वाला जो सवाल है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि डेमोक्रेसीज को ब्रॉडली दो तरीके से डिफाइन किया गया। एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है जो कि इंडिया में है, ब्रिटेन में है, और दूसरा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, यानी जो सरकार होती है, वो पार्लियामेंट का ही हिस्सा होते हैं और वो तब तक शासन करेंगे जब तक पार्लियामेंट के अंदर उनकी मेजॉरिटी होती है। ये समझने के बाद अब हम इसके एक्सप्लेनेशन, अब जो इसके ऑप्शन है उसको देखते हैं। द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर वर्क इंडिपेंडेंटली, ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो फीचर है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी का है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी का नहीं है।
It provides continuity of policy and is more efficient. To the extent ये सही है, और दूसरे ऑप्शंस को हम देखते हैं. The executive remains responsible to the legislature. ये आंसर करेक्ट है दोस्तों, क्योंकि जो सबसे एप्टली, जो सबसे रेलिवेंट स्टेटमेंट है वो ये है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए कि जो सरकारें हैं तभी तक शासन करती है जब तक वो लोकसभा के अंदर या पीपल्स हाउस के अंदर क्या है बहुमत में रहते हैं, और इसीलिए वो लोकसभा के विश्वास को हमेशा बनाए रखना चाहते हैं, और इस तरीके से जो एग्जीक्यूटिव है वो हमेशा अकाउंटेबल होते हैं किसके लिए, लेजिस्लेचर के लिए. तो ये वाला आंसर क्या है, करेक्ट होगा. द हेड ऑफ द गवर्नमेंट कैन नॉट बी चेंज्ड विदाउट इलेक्शन. सो द मोस्ट रेलिवेंट ऑप्शन इज दिस. तो दोस्तों ये हमने 10 क्वेश्चन लिया था 2017 के प्रीलिम्स से. इसी तरीके से हम और भी क्वेश्चंस रोज आपके लिए ऐड करते रहेंगे. ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी जरूरी है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एनालाइज करके हमें एक सही आइडिया मिलता है कि हमें अपने तैयारी को किस लेवल पर ट्यून करने की आवश्यकता थी. तो ये था हमारा आज का वीडियो दोस्तों. मैं समझता हूँ आपको पसंद आया होगा. प्लीज़ इसे आप लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए. थैंक यू.